2025 अ हिस्टोरिक ईयर फॉर कमोडिटीज। साल 2025 कमोडिटीज का साल था, जिसमें हमने कमोडिटीज में हिस्टोरिक तेजी देखी, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स एंड ऑफ लेट इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में। सोने से लेके चांदी तक, कॉपर से लेके जिंक तक, सभी ने सबको कमोडिटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करके रखा। जहां साल के शुरुआत में गोल्ड निवेश सबका फेवरेट एसेट क्लास था, वहीं सेकेंड हाफ में नेचुरल गैस, चांदी, कॉपर और जिंक ने तेजी की रफ्तार पकड़ी। पर 2025 के एंड में आते आते सिल्वर में तूफानी तेजी देखने को मिली और इसने सिर्फ कमोडिटीज को ही नहीं बल्कि बाकी एसेट क्लास को भी काफी पीछे छोड़ दिया और ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट का एपिक सेंटर बन गई। डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स विद आर्मनी में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वर्ष 2025 में कमोडिटीज ने कैसा परफॉर्म किया और इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या कारण थे। क्या ये एक बबल की तैयारी है? 2026 में कमोडिटीज कैसा परफॉर्म करेगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी मार्केट के दिग्गज और हम सभी के चहीते मिस्टर तरुण सत्संगी, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर। वेलकम टू द शो सर। हाय एशलिन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट के साथ। तो हम जानना चाहेंगे, लास्ट ईयर ट्रम्प जब प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए थे तो मार्केट में उम्मीद थी दैट ही विल बी मोर फ्रेंडली in his current tenure as compared to the previous one। लेकिन 20 जनवरी को चार्ज लेने के बाद अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते उन्होंने फिर से टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दी। उनके इस रुख ने मार्केट में हलचल सी कर दी, लेकिन इस बार उनका रुख था कि ट्रेड डील को फाइनलाइज करके टैरिफ वॉर को एंड करने का, जैसे कि किसी बच्चे ने जिद करना ही छोड़ दिया हो। एज ईयर 2025 इज अबाउट टू एंड, इस मुद्दे के चलते हम तरुण आपसे जानना चाहेंगे कि कमोडिटीज का ये साल कैसा रहा। सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब है कि इंपोर्ट किए हुए आइटम पर टैक्स या ड्यूटी लगाना। ना केवल इससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस हाई होता है, साइमल्टेनियसली जो कंज्यूमर प्राइस पे करते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्मली कंट्रीज टैरिफ लगाती हैं ताकि उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज है, उनको सपोर्ट मिले। साइमल्टेनियसली जो ट्रेड इम्बैलेंसेस है उसको बैलेंस करने के लिए। अनफेवरेबल अगर रिलेशनशिप है तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक और अदर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। बट हम देखते हैं कि टैरिफ कभी भी है ना किसी कंट्री के लिए ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। हायर टैरिफ का मतलब टिपिकली होता है हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स विच रिजल्ट इनटू हायर इन्फ्लेशन। साइमल्टेनियसली ऑफ लेट इसके जो रिपरकशन होते हैं वो हम देखते हैं एग्जैक्टली कंट्री का ग्रोथ को प्रभावित करता है। हम कमिंग टू द ट्रम्प्स फर्स्ट टेन्योर, एग्जैक्टली उस टेन्योर में ट्रम्प साहब बिल्कुल डिफरेंट थे। उन्होंने टैरिफ लगाया, वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। हमने देखा कि 2016 में जब उन्होंने रिज्यूम किया, सून आफ्टर उन्होंने टारगेट किया सबसे पहले चाइना को, बाकी और कंट्रीज़ को भी किया, लेकिन वो जो और कंट्रीज़ था उनके साथ फ्रेंडली रुख था, बट चाइना के साथ वो झुके नहीं। यही कारण से हमने देखा कि एग्जैक्टली मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल थी उस टेन्योर के अंदर और चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। जैसा कि आपने कहा, इस टेन्योर में ऐसा माना जा रहा था कि उनका जो रुख रहेगा वो वर्ल्ड मार्केट के लिए काफ़ी फ्रेंडली रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे उन्होंने टेन्योर रिज्यूम किया, आफ्टरवर्ड्स जो भी पार्टनरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट में 1 फरवरी 2025 रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए। इसमें 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग EU रीजन शामिल था। इसके चलते हमने देखा रिस्कियर असेट क्लासेस के अंदर सेल ऑफ आया, बी स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। बट हमने देखा कि गोल्ड के अंदर काफ़ी तेजी आई ऑन अकाउंट ऑफ सोरिंग सेफ हेवन डिमांड। सून आफ्टर क्या था कि एग्जैक्टली उन्होंने 2 महीने का एक्सटेंशन दिया कंट्रीज को ताकि वो टेबल पर आए और टैरिफ में नेगोशिएशन करें, और वो टिपिकली नेगोशिएशन हुआ भी। हमने देखा 2 अप्रैल को दिस ईयर टिपिकली जो उन्होंने लगाए थे, बारिंग फ्यू कंट्रीज, मोस्ट जो कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट में जो टैरिफ थे रिड्यूस किए सब्सटेंशियली। इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि चाइना ही अगेन टारगेट है, क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ 34% लगाया, वैसे ही चाइना ने रिटालिएट किया। रिटालिएशन के बाद हमने देखा कि अगेन यूएस ने 84% का टैरिफ लगाया। जैसे ही चाइना ने रिटालिएट किया, यूएस ने चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया। इसके चलते हमने देखा कि मैसिव सेल ऑफ आया ग्लोबल स्टॉक मार्केट के अंदर। बट आफ्टरवर्ड्स उनका, क्योंकि उनको समझ में आया अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक्स अपनी नी पर ही मार रहे हैं, क्योंकि यूएस में ग्रोथ कंसर्न था, हायर इन्फ्लेशन थे, और अगर इस तरह के टैरिफ लगेंगे इसका सीधा सीधा मतलब ये है यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो कि कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा है अभी भी, वो एक्चुअली
हाइटन्ड हो जाएगी और कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी एंड मे बी यूएस रिसेशन में चला जाता। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे उसके चलते सेफ हेवन बाइंग मार्केट में स्पेशली देखने को मिली और गोल्ड वाज द स्टार परफॉर्मर इन H1 ऑफ दिस ईयर। वेल, बारिंग 4 कंट्रीज कनाडा, इंडिया एंड 2 मोर, ऑलमोस्ट सबके अगेंस्ट में या तो टैरिफ लोअर हुए हैं या 2 कंट्री हैं यूके एंड 1 मोर, वहाँ पर उन्होंने अनचेंज रखा है। सो अल्टीमेटली जो टैरिफ वॉर इस बार जिस तरीके से परसीव इनिशियली किया जा रहा था जब उन्होंने फेब में अनाउंसमेंट किया, एग्जैक्टली फिर से रिप्लिका होने वाला है 2016 से 19 का। वैसा हुआ नहीं, तो इसके चलते हमने देखा कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस जागा, बट ऐसा होते होते गोल्ड के प्राइस टूट जाने चाहिए थे बट टूटे नहीं। उसके पीछे रीज़न था कि नॉट ओनली टैरिफ, फंडामेंटली गोल्ड लास्ट 10 ईयर्स के अंदर परफॉर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो वेरी मच इंटैक्ट है गोल्ड के अंदर। गोल्ड को आज भी हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन 2% के आसपास रखने की कोशिश की जाती है और अभी यूएस की इन्फ्लेशन देखा इस साल मोर और लेस 4.5% से 4% के आसपास रही है, विच इज बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन। दैट स्टोक्ड द रैली इन द गोल्ड। बाय द टाइम H2 ऑफ दिस ईयर में हम एंटर हुए, वी सॉ यूएस के अंदर डी ग्रोथ के कंसर्न थे एंड साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन ज़्यादा थी। टिपिकली ऐसा होता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन नेक टू नेक सेम डायरेक्शन में चलते हैं। हायर ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, लोअर ग्रोथ लोअर इन्फ्लेशन। बट इस एबनॉर्मल सिचुएशन के चलते हायर इन्फ्लेशन और डी ग्रोथ, इसने डबल बेनिफिट किया सेफ हेवन को, स्पेशली गोल्ड को। वेल, एज ऑफ नाउ ईयर टिल डेट गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 65% कॉमेक्स में इन डॉलर टर्म्स अप है डोमेस्टिक मार्केट में बिकॉज ऑफ द रुपीज़ वीकनेस जो कि रिकॉर्ड लो पे अराउंड 91, 75% अप है। कमिंग टू द सिल्वर, सिल्वर को टिपिकली ऐसा कहा जाता है कि इट्स अ पुअर सिस्टर ऑफ अ गोल्ड। हमने देखा कि ट्रेड वॉर ईज हुआ तो देयर वाज लाइक होप इन द ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी विल डू ग्रेट। सिल्वर उसको भी पार्टिसिपेट करती है बिकॉज इट्स अ पार्शियल इंडस्ट्रियल कमोडिटी, पार्शियल सेफ हेवन। तो हमने देखा कि सिल्वर के अंदर सेकंड हाफ में जब वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट हाई बना रहे थे, कमोडिटीज परफॉर्म कर रही थी, तो उसका बेनिफिट भी इसको मिला। तो सेकंड हाफ आते आते सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया गोल्ड को एंड हमने देखा कि ईयर टिल डेट जो सिल्वर के रिटर्न्स थे अबाउट 125 से 128% थे। रैली खाली प्रेशस के अंदर नहीं रहा, हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में भी आते हुए देखा। एज ऑलरेडी स्पोकन, जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है स्टॉक्स डू वेल, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ विल डू वेल बिकॉज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ अच्छा करती हैं। उसका सीधा सीधा फ़ायदा बेस मेटल्स को होता है। उसके अंदर हमने देखा काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आया एंड स्पेशली कॉपर ने आउट परफॉर्म किया। कॉपर रोज ऑलमोस्ट 40% ईयर टिल डेट। जिंक ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया, 2 डबल डिजिट के रिटर्न्स थे। कमिंग टू द एनर्जी मार्केट, अगर मैं दिसंबर को हटा देता हूं तो नेचुरल गैस वाज एट अ 3.5 years हाई। जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेक होता हुआ नजर आया, बट द मोमेंट we saw warmer than normal winter in the US, we saw a correction. That was a massive correction of about 25% from the highs, 3.5 years high, resulting into marginal gain in the domestic market on account of rupee weakness and flattish year in the dollar terms. Coming to the key driver of energy, which is crude oil, WTI crude oil, which is used in the US. ये थर्ड ईयर था नेगेटिव परफॉर्मेंस का ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई गलट एंड दैट वाज नॉन सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सो एनर्जी में हमने मिक्स्ड मूवमेंट देखा इस साल, बट जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन रहा वो प्रेशियस मेटल्स खाली नहीं रहा, उसके साथ साथ हमने देखा बेस मेटल्स के तरफ भी
इन्वेस्टर्स ने बहुत अपने आप को फोकस्ड रखा, एंड उसका कारण भी था, एज सेड 40% का रिटर्न इन अ ईयर विच इज अ ह्यूज, स्पेशली व्हेन domestic equities are not performing. So as Tarun said, gold has been the star performer और वो consistently perform करता है especially 2015 और 2016 से, while silver has lagged. तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि इसने गोल्ड को ही आउटशाइन कर दिया? जैसा कि मैंने अभी कहा, सिल्वर used to be a poor sister of a gold. Now it is no more poor sister of a gold. In fact, it's a bigger and shiny sister of a gold. लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, 7 ईयर्स में इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, 3 ईयर्स के अंदर करेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन देखने को मिला प्राइस के अंदर। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, कोविड ईयर में सेफ हेवन बाइंग के चलते जहाँ गोल्ड को आउटशाइन करना चाहिए था, गोल्ड पोस्टेड अ रिटर्न ऑफ अबाउट 25%, सिल्वर ने डबल रिटर्न्स दिए। इट शोज एग्जैक्टली कितना लोगों का कॉन्फिडेंस है सिल्वर के अंदर। साइमल्टेनियसली लास्ट ईयर 23% रिटर्न्स देने के बाद में, एज वी टॉक्ड, इस साल अब तक 128% अप है, एंड रैली इज सो ब्लास्टिंग कि वो अभी एंड नहीं हुई है, अभी भी साल के कुछ दिन बाकी है। नेक्स्ट ईयर Q1 का जो टारगेट था 70 से 75 ऑड डॉलर्स, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किया हुआ है, मे बी ईयर एंड तक देखने को मिले। 1979 के बाद में ईयरली बेसिस पर ये साल सिल्वर ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। एज वी ऑल नो कि इट्स अ पार्शियल इंडस्ट्रियल, पार्शियल प्रेशस, क्योंकि गोल्ड का थीम वेरी मच इंटैक्ट है। गोल्ड ने भी इस साल अभी तक तकरीबन 65% के रिटर्न्स दिए हैं, सिल्वर ने तो उससे ज़्यादा आउटशाइन किया है। बट गोल्ड किस वजह से रैली कर रहा है, पहले हम वो समझ लेते हैं, टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या गोल्ड के अंदर जो रैली है सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन विद द गोल्ड। एट टाइम्स आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस होता है, द वे वी सॉ, लाइक अप्रैल की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट हाफ में जब गोल्ड परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 104 था, नाउ इट इज़ अराउंड 62, इट शोइंग एग्जैक्टली रिसेंटली सिल्वर ने ओवर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द गोल्ड। गोल्ड में तेजी की वजह क्या रही? कंसिस्टेंट बाइंग बाय द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, एंड इट्स बीन 4 to 5 years दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग देयर गोल्ड्स रिजर्व। आफ्टर 1979-80 के बाद में ये लास्ट 4-5 years से स्पेशली सेंट्रल बैंक्स बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, और वो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। तो इट मीन्स कि गोल्ड के अंदर जो रन है that will continue. As we talked about the factors which impacted the commodities price this year, one of the factors जो था वो था higher inflation that is already there in the US, and simultaneously second half के अंदर हमने देखा US की इकोनॉमी डीरेल होने लग गई, ग्रोथ कंसर्न पैदा हुए, एंड सबसे बड़ी बात क्या है वहाँ पर? सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन। हमने देखा दिस ईयर टिल डेट US के अंदर तकरीबन 13,50,000 लोगों के जॉब्स गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट मल्टीपल ईयर के हाई पर है, और रिसेंटली जो डेटा आया है दैट शोड कि एग्जैक्टली यूएस ने पेरोल दिया अबाउट 60 के इन नवंबर, दो अक्टूबर में नेट में फायरिंग हुई थी। डेटा इज़ फैब्रिकेटेड, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इफ़ यू टॉक टू द लोकलाइज पीपल देयर, यू विल कम टू नो कि उनके पास जॉब्स नहीं है और जॉब फियर्स बहुत है। एंड ऐसी कंडीशन में अल्टीमेटली लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गोल्ड में करेंगे, सेफ में करेंगे, सेफ हेवन में करेंगे। यही कारण है कि यूएस सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है एग्जैक्टली? इकोनॉमिक कंडीशन को ऐसी तरीके से मेंटेन करना कि ग्रोथ विद बैलेंस इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बनी रहे। अभी सॉफ्ट लेबर मार्केट के चलते यूएस ने इस बार 3 times रेट कट किए। जब भी अकोमोडेटिव पॉलिसी होती है स्पेशली यूएस के अंदर, आज भी यूएस का जो सिचुएशन है वर्ल्ड मार्केट में किंग का है, वहाँ पे कुछ भी होता है रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज वर्ल्ड कंट्रीज फॉलो करती है। तो एग्जैक्टली जब भी मॉनेटरी ईजिंग होती है उस इरा के अंदर गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड
we see in 2026 also there would be further rate cut. और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अभी यूएस फेडरल बैंक के जो गवर्नर हैं जेरोम पवेल, उनका टेन्योर मई में ख़त्म होने वाला है। एंड जो ट्रम्प साहब के अलाय हैं केविन हसेट, लाइकली है कि वो रिप्लेस करें। वो रिप्लेस करते हैं तो देखिए अभी लास्ट 3-4 मंथ से क्या हो रहा है, देयर इज स्टैंड ऑफ बिटवीन जेरोम पवेल एंड ट्रम्प। ट्रम्प वांटिंग हायर पेस ऑफ रेट कट, इकोनॉमिस्ट नहीं है वो। पवेल एग्जैक्टली डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इकोनॉमी, बिकॉज हायर इन्फ्लेशन है, डी ग्रोथ कंसर्न है, तो एग्जैक्टली अग्रेसिव रेट कट हो नहीं सकता। तो वो डेटा डिपेंडेंट कट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कट है। बट द मोमेंट केविन हसेट अगर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पेस ऑफ रेट कट है 2026 में वो हायर होगा। अभी प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि देयर कुड बी अ 2 रेट कट। एंड इकोनॉमिक कंडीशन ओवरनाइट अच्छी या बुरी नहीं होती। इस साल के जो हिकअप्स है, हायर इन्फ्लेशन, वीकर डॉलर, ग्रोथ कंसर्न एंड सॉफ्ट लेबर मार्केट, ये बर्डन नेक्स्ट ईयर कैरी ओवर होगा ही होगा। और जब ये कैरी ओवर होगा तो अल्टीमेटली फिर आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड को पॉजिटिवली मिलेगा ही। सो थीम इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। एंड गोल्ड ने भी लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 7 ईयर परफॉर्म किया है एंड लास्ट 20 ईयर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं 2003 से 5 की बात करता हूँ, इंडियन मार्केट में 4000 से 4500 पर 10 ग्राम्स के प्राइस थे, जिसको हम तोला बोलते हैं। इट इज़ वेरी क्लोज टू 1,34,000। दो स्पॉट में 2-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट अभी है, लास्ट टाइम प्रीमियम था, इज अ डिफरेंट थिंग। आप देखिए कितना सॉलिड रिटर्न दिया गोल्ड ने। इस साल हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन, नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट 4-5 ईयर्स में हमने देखा सीरीज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस निकल के आ रहे हैं। यूक्रेन रशिया हो गया, अभी रिसेंटली स्टैंड ऑफ चल रहा है यूएस एंड वेनेजुएला के बीच में। तो एग्जैक्टली अभी ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, दैट इज बिकम न्यू नॉर्मल इन लास्ट 10 ईयर्स। Apart from that, one thing I would like to add for our domestic market, rupee is consistently weakening. Last 11 years के अंदर 10 years consistently weak हुआ, भी 91 है। Almost 50% का correction देखने को मिला है। That is also fueling rally in the domestic commodities, especially valued in rupees, gold, silver or any other commodities. Especially coming to the silver, why we are so gung-ho in silver's rally compared to the gold and expecting कि इसका आउट परफॉर्मेंस आएगा। एंड डेफिसिट का जो रेंज है विच इज अराउंड 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस का। इट मीन्स लास्ट 6 ईयर्स के अंदर सिल्वर मार्केट फेस द डेफिसिट ऑफ अबाउट 600 मिलियन ऑन्सेस, 70 to 75% of the annual production of a silver, which is around 880 million ounces, and that story is not going to change overnight. तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि 1979 के बाद सिल्वर में भारी गिरावट आई थी और सिल्वर के प्राइसेस $50 पर ऑन्स से लेके $4 तक गिर गए थे। उसके बाद काफी सालों तक लॉन्ग साइलेंस देखने को मिला था। क्या ये फिर से वही तैयारी तो नहीं? Well, we need to understand exactly what was the situation those time and what is the situation prevailing now. See, 1975 से 1980 के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस हाइटन थी। इराक ईरान का जो वॉर था वो थीम था। दोस टाइम नॉट ओनली क्रूड ऑयल, गोल्ड सिल्वर के अंदर रैली आया था। गोल्ड ऑल्सो गेन टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ दोस टाइम $850 एंड सिल्वर $50 तक गया। द मोमेंट हमने देखा उनके बीच में वॉर खत्म हुआ तो जो सेफ हेवन बाइंग थी वो इरोड होती हुई नजर आई। इसी कारण से हमने देखा गोल्ड में भी गिरावट आई एंड सिल्वर में भी। तो उस समय की जो थीम थी सिल्वर की, वो इंक्रीमेंटल डिमांड की वजह से नहीं थी, वो सेफ हेवन बाइंग की वजह से थी, क्योंकि इट वाज अ पुअर सिस्टर ऑफ अ गोल्ड। गोल्ड जैसा चलेगा सिल्वर वैसे चलेगी, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस नहीं थे। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, हंट ब्रदर्स, they were artificially creating silver prices high, क्योंकि सिल्वर इतना लिक्विड नहीं हुआ करता था। they were madly pumping, injecting money in silver's buy, and वो इस तेजी से लोगों से पैसा उठाकर सिल्वर बाय कर रहे थे। उन्होंने सिल्वर के प्राइस को आर्टिफिशियली ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया जो कि फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं थी। when US regulator realized this, उन्होंने उसको कर्व किया। कर्व करने के बाद में क्या हुआ कि उनके पास इनफ कैपिटल नहीं था टू टेक द प्राइजेस हायर।
देन कोई चीज़ अगर आर्टिफिशियली अगर चढ़ेगी तो वो रिवर्ट करेगी मीन की तरफ। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, 2011 में भी जो $50 का हाई बना था 1979 में, 11 में अगेन टेस्ट किया। उसके बाद सिल्वर के प्राइस टूटकर फिर से $14 तक आए। 2011 का भी स्टोरी था, वो क्वाइट डिफरेंट था। उस समय कंट्री डिफॉल्ट होने की बात चल रही थी, यूरोप अच्छा नहीं कर रहा था, ब्रेग्जिट था, कंट्री लाइक ग्रीस, आयरलैंड, दे वर इन द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग सिल्वर के अंदर गया। गोल्ड वाज ऑल्सो रैलिंग दोस टाइम, बट वो सिचुएशन टैकल हो गई। देन वी सॉ अ करेक्शन अगेन, बट 2016 से तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे रीजंस है। एआई बूम के बाद में डेटा सेंटर से इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही है। ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है चाइना में एंड एशियन कंट्रीज में, वहाँ से हम इंक्रीमेंटल डिमांड देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर हाउसेस, 5G, these are the sectors which are booming at a fastest pace and likely to have a same story for coming decade as well. इसी की वजह से देखिए सिल्वर मार्केट लास्ट 5 ईयर से मैंने आपको बोला था डेफिसिट में है। इस साल भी डेफिसिट वाइडन अप होगा। इट कुड बी अराउंड 180 to 200 मिलियन ऑन्सेस एंड नेक्स्ट ईयर सिचुएशन और वर्सन अप होने वाली है। वी बिलीव कि सिल्वर का जो डेफिसिट है वो 300 मिलियन ऑन्सेस को क्रॉस कर सकता है। फोटोवोल्टिक डिमांड जिसको हम पीवीज बोलते हैं, 14% थी 2014 में ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड। नाउ इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल इंडस्ट्रियल डिमांड में, इट हैज रिजन टू 29%। यू कैन सी द पेस ऑफ राइजिंग कर्व। ईवीज बूम के बाद हमने देखा है कि स्काई रॉकेटिंग डिमांड ईवीज व्हीकल्स के अंदर आ रही है। ईवीज व्हीकल का टोटल व्हीकल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था 2019 में, दैट वाज अराउंड 3%, which is now about 22%. Data center which provide infrastructure to the cloud services, उनकी जो डिमांड है एक्सप्लोसिव है। नंबर ऑफ सेंटर्स ग्लोबली 11 टाइम्स बढ़े सिंस 2001 एंड नाउ इट स्टैंड्स अराउंड 4600। मीनवाइल हम बात करते हैं आईटी पावर कैपेसिटी का। इट हैज ballooned 53x times in the same period from about 0.9 gigawatt to nearly 50 gigawatt today. तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस किस तरीके से बढ़ रहे हैं सिल्वर के। सो अभी का जो बुल रन है जो 10 ईयर से हम देख रहे हैं, जिसमें पहले पार्टिसिपेशन था, देन हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईयर कोविड ईयर के अंदर सिल्वर को आउट परफॉर्म करते हुए देखा, एंड नाउ जो रैली है ये कोई बलून नहीं है, बैग्ड है। दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पर अल्टीमेटली डिमांड का जो CAGR है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, डबल डिजिट और मल्टीपल डिजिट में रहेगा। साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं जिस तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा है, सप्लाई स्कार्सिटी का इशू नहीं होता ना। US ने इसको हाल ही में रेयर मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं डाला होता। सो वी बिलीव बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल एप्लीकेशन ऑन वेरियस सेक्टर्स, इसका जो लॉन्ग टर्म बुल रन है ना अभी स्टार्ट हुआ है। वी वॉन्ट बी सरप्राइज इन कमिंग डिकेड, silver might be from here, maybe I might be sounding over optimistic, to fetch $300 and in domestic market maybe somewhere close to 4 to 5 lakhs per kg. तो ये तो बात थी चांदी की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप नेक्स्ट ईयर गोल्ड को कैसे देखते हैं, तो अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ आप एक्सप्रेस करें प्लीज। या एज ऑलरेडी स्टेटेड कि ओवरनाइट फंडामेंटल स्टोरी चेंज नहीं होती, तो जो इस साल के हिकअप्स है US की इकोनॉमी में जो डेंट पड़े हुए हैं वो स्पिल ओवर होंगे नेक्स्ट ईयर में, और गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड जैसे इस साल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग था, इट फेल अबाउट 9%। एंड जब भी हम करेंसी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाते हैं मॉनेटरी ईजिंग के थ्रू या अदर टूल्स के थ्रू, जैसे कि अभी रिसेंट मीटिंग में 40 बिलियन शॉर्ट टर्म ट्रेजरी यील्ड बाय करने का अनाउंसमेंट किया US फेड ने, दैट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग पंपिंग सप्लाई टू द इकोनॉमी। सो अल्टीमेटली जब भी हम करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो डॉलर वीक होता है। हिस्टोरिकली कमोडिटीज़ का डॉलर के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है।
डॉलर जब तक अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा, वीक होगा, वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर मेरे को लगता है कि जो इस साल का थीम है वो कंटिन्यू करेगा, एंड मे बी हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी मोर सिमिलर टू व्हाट वी सॉ दिस ईयर, एंड सेकेंड हाफ में मे भी हो सकता है कि कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट वी सी कि अल्टीमेटली जब तक अकोमोडेटिव स्टांस है, it is likely to remain firm and may fetch the level of $5,000. In our market, it will probably try to fetch 1,50,000 to 1,75,000. Great. It means gold will continue to shine like the past years. So moving on to our next segment, which has catched every investor's eyes, is the base metal copper and zinc. कॉपर जो कि एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था मई 2024 से अगस्त 2025 तक, तो ऐसा क्या हुआ कि इसने वोपिंग तेजी दी सितंबर ऑनवर्ड्स? Well, we believe copper is one of the best reservoir to hold in one's account. आपने जैसे बोला, इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद में whenever any asset class gives a breakout, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। एंड कॉपर का स्टोरी भी दो तरीके से ड्रिवन है। फर्स्ट, डिमांड इसकी भी इंक्रीमेंटल बढ़ रही है। कई जगह ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द कॉस्टली नेचर ऑफ सिल्वर, उसके रिप्लेसमेंट में कॉपर का यूज़ होता है। तो सिल्वर की जहाँ डिमांड बढ़ रही है, विच वी टॉक्ड, ईवी, डेटा सेंटर, सो एंड सो फोर्थ, सो अल्टीमेटली US and China are the largest consumers, accounting for almost 70% of the world's demand, mainly in the housing sector. And चाइना के केस में जो पॉपुलेशन है, that is the theme which will like continue to thrive. Higher housing demand there. Hiccups एक दो साल में आते हैं is a different thing, but housing demand will remain robust there. And एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, like gold and silver, it has also risen 7 out of the last 10 years. Prices 4 times बढ़े हैं। अब क्यों रेंज ब्रेक किया? We have an answer, we talked. देखिए, कमोडिटीज़ में क्या होता है, टिपिकली डिमांड डिविएशन ज़्यादा नहीं होती, इट्स अ डिविएशन इन द सप्लाई दैट चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ कमोडिटीज़। वी सॉ अ सप्लाई कट फ्रॉम चिले, पेरू, ऑफ लेट इंडोनेशिया का जो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है ग्रेसबर्ग, दे टुक अ फोर्स मेजर, जिसकी वजह से जो कॉपर मार्केट सरप्लस में था, Q4 of 2025, talking of this ongoing quarter, सरप्लस स्क्यूड हुआ है। अब ग्रेसबर्ग से जो कट होने वाला है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट माइन है, विच पम्प्स अराउंड 6 लाख टन्स ऑफ कॉपर पर एनम, इससे ज़्यादा कट होने वाला है। एंड जो सप्लाई डिसरप्शन है, वो मार्केट में नहीं आने वाला अंटिल Q1 of 2027. दैट इज़ वाई वी हैव सीन that catastrophic movement in the copper, especially September onwards. तो ये चीज़ क्लियर है कि जैसे डेटा आना चालू होगा, दैट विल शो कि कॉपर मार्केट की सप्लाई किस तरीके से कम हो रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। साइमल्टेनियसली एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्वेंट्रीज एक्स यूएस ने ऑलरेडी पाइल अप करके रखा हुआ है, इज़ वेरी टाइट। इवन ऑन एक्सचेंजेस ऑल्सो, शेंघाई हुआ, LME हुआ, वहाँ पर इन्वेंट्रीज काफ़ी लो पर है। तो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली सपोर्टिंग द कॉपर्स बुल रन, एंड दैट इज़ लाइकली टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। कुछ जिंक के अंदर भी हमने देखा कि सप्लाई साइड के इशू थे। टिपिकली क्या होता है, कॉपर की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, उससे बाई प्रोडक्ट सिल्वर भी निकलती है एंड जिंक भी निकलता है। दो सिल्वर और अदर माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी निकलती है, गोल्ड के साथ भी एंड अदर माइनिंग एक्टिविटीज़ से। अब जिंक का भी जो सप्लाई टाइटनेस है, इसी की वजह से हमने देखा कि जिंक के प्राइस में अच्छे रिटर्न्स आए। बट प्रॉब्ली गोइंग इनटू 2026, सो जिंक ऑल्सो will surprise to the market, may have a catch-up rally the way we have seen in the silver in second half of this year, क्योंकि हमने जिंक के अंदर अबाउट 8 to 10% गेन दिस ईयर देखा है, जबकि कॉपर ने 40% दिया है। नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है इट विल हैव अ मोर कैचअप रैली एंड ट्राई टू हैव सिमिलर मूव। Very nice, Tarun. It seems like gold and silver, industrial copper and zinc might have a good performance next year. Moving on to energies, it has a mixed movement. Natural gas once reached 3.5 years high
and by the time December comes, it fizzles out. Will natural gas rise this year, and how will crude oil perform next year? वेल इट्स अ विंटर कमोडिटी एंड इसका जो डिमांड टिपिकली रहता है नवंबर टू मार्च में रहता है. नवंबर एंड मार्च है ना नॉर्मल वेदर होते हैं, लेकिन टिपिकली जो डिमांड आता है वो दिसंबर, जैन एंड फेब. नवंबर कूलर देन नॉर्मल था, जिसकी वजह से हमने प्राइस में 3.5 ईयर के हाई लगते हुए देखे. बाय द टाइम नवंबर एंड्स फॉरकास्ट आया पूरे सीजन का, एंड दो वेदर को फॉरकास्ट करना बड़ा टफ है. तो जो बिग एजेंसीज थी उनका मानना था कि विंटर एज अ होल यूएस के अंदर वार्मर देन नॉर्मल रहेगी. दैट वाज द ट्रिगर दैट टाइम दैट डिसाइडेड एग्जैक्टली नेचुरल गैस चलने का नहीं है. एंड दैट्स व्हाई वी रिव्यूड आवर आउटलुक एंड केप्ट टू क्लोज टू 500. अभी हम दिसंबर में देखते हैं तो एग्जैक्टली वार्मर स्पेल्स ज़्यादा है, और जिस तरीके से हाई से 28% के अबाउट प्राइस करेक्ट हुए हैं, दैट इज हिंटिंग इस विंटर में नया हाई लगने नहीं वाला है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर शेल बूम जो कि 2001 से स्टार्ट हुआ था, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट इन द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस इन द यूएस. दे आर पंपिंग एट अ रिकॉर्ड हाई, एंड दैट फिनोमेना विल लाइकली टू कंटिन्यू in coming decades as well. That is why in dollar terms it is not moving. 2007-8 में जो हाई थे that has not revised. So मुझे ऐसा लगता है going forward 2026 में natural gas will have a underperformance. जो हाई लगे हैं अभी recently that is not going to be revised. एक आध चिलर स्पेल आएगा तो जंप होगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा. Coming to the crude, see why despite the boom in the commodities crude oil is not performing. 2011-12 में it used to be around very close to $150 per barrel, and अभी 1/3 है. Simple reason as said, शेल बूम की वजह से यूएस के अंदर ड्रास्टिक सप्लाई नेचुरल गैस के साथ साथ क्रूड ऑयल की बढ़ी. दोस टाइम यूएस वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर हुआ करता था. विद इन 25 years ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम not only one of the largest producers, outpacing Russia and Saudi Arabia, and also it is becoming one of the prominent exporters now. अभी यूएस जो है रिकॉर्ड हाई पे प्रोडक्शन कर रहा है, एंड यही कारण है कि एग्जैक्टली हायर सप्लाई के चलते पूरे साल नहीं चला. इन बिटवीन जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए तो उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई डिस्ट्रप्शन शॉर्ट टेन्योर के थे, स्पाइक आया रिस्क प्रीमिया के चलते, लेकिन सस्टेन नहीं किए. IEA और EIA, these are the two valuable agency in energy market. उनका ऐसा मानना है कि 2026 के अंदर ऑयल मार्केट का सप्लाई डिमांड से 4 मिलियन बैरल पर डे ज़्यादा होगा. दो ओपेक का अलग स्टांस है, वो थोड़ा अलग रखेंगे ही, क्योंकि उनकी इकॉनमी ऑयल पर चलती है, एंड दे कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट. तो उनका मानना है बैलेंस रहेगा, लेकिन मार्केट उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है. सो गोइंग फॉरवर्ड अनटिल अनलेस सप्लाई साइड में टाइटनेस नहीं आती है, देयर कुड नॉट बी अ रैली इन द ऑयल. दे हैव टू प्लान अ कट, टॉकिंग ऑफ ओपेक प्लस, देन ओनली डायनामिक्स ऑफ एनर्जी विल हैव अ सपोर्ट, स्पेशली क्रूड ऑयल. अदरवाइज it is going to fall below $50, or we may see correction in first half of next year in the oil, and afterwards maybe on account of, देखिए एक चीज़ कही जाती है, cure for low prices are low prices. जैसे लो प्राइसेस होते हैं लोग प्रोडक्शन कम कर देते हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है. अभी हम क्रैक मार्जिन देख रहे हैं, दैट इज़ हिंटिंग कि बहुत वीक मार्जिनस हैं. गोइंग फॉरवर्ड अगले 1-2 महीने के अंदर हम देखेंगे कि रिफाइनरीज के जो प्रोडक्शन है वो रेट कम हो जाएंगे. देन वी विल हैव अ मेंटेनेंस पीरियड ऑल्सो. विंटर टू हम समर में जब ट्रांसफ़र करते हैं, समर टू विंटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो रिफाइनरीज को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो दोस पीरियड में हो सकता है थोड़ा सप्लाई कम हो तो थोड़ा सपोर्ट मिले, बट अल्टीमेटली ओपेक को सब्सटेंशियल कट करना पड़ेगा, अदरवाइज they will have a painful days in 2026. Thanks Tarun, this podcast was quite insightful and we had lovely takeaways from this. इसमें हमने जाना इस साल कमोडिटीज में किन कारणों से इतना सॉलिड मूव आया. इसमें हमने समझा सिल्वर की रैली पास्ट में आई रैली से कितनी डिफरेंट है.
जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और टाइट सप्लाई पैक्ड है। गोइंग फॉरवर्ड इन 2026 बेस मेटल और प्रेशियस मेटल क्यों आउट परफॉर्म करेंगे और क्यों एनर्जीज के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस देखी जाएगी। That's it for our today's podcast. We'll see you in the next podcast. Thank you, sir. Till then, don't forget to like, share, and subscribe. Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully. हेलो मैं बोल दूंगा, उसके बाद में 25 स्क्रिप्ट सही बनाई है, स्क्रिप्ट सही बनाई है। कितना इतना अच्छा आया था। मैंने एक बार भी नहीं सुना। ठीक है, नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, बहुत टाइम हो गया। हमनी को बोलने का है अभी। हाय एशली। ठीक आया है ना? नहीं ना, मुझे खुद लगा था। इसका तो बोल दो थैंक यू क्या बोलने का है। कैसे बोल रहे हो? जाओ जाओ।